नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीएड द्वितीय वर्ष के टॉपिक शिक्षा एवं मुद्दे से संबंधित सन 1850 की स्त्री शिक्षा ब्रिटिश काल के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें ब्रिटिश शासन के समय भारतीयों के महिला शिक्षा की क्या स्थिति थी उसके ऊपर बात करेंगे कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर के ब्रिटिश काल में क्या व्यवस्था की गई थी। सबसे पहली बात है 1850 में जैसे ही महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी और उसके अन्य अनुयायी जिन्होंने समय समय पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी सरकार के सामने प्रस्ताव रखे थे, उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद में सन 1854 में वुड घोषणा पत्र बिल पास हुआ था। उसमें महिला शिक्षा को लेकर के महिलाओं को प्राथमिक तक की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही महिलाएं प्राथमिक तक की शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही प्रवेश ले सकती थी। उसके बाद आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, मैरी कॉर्पेटर एक ऐसी अंग्रेजी महिला थी जिनके सहयोग से मद्रास में 256, मुंबई में 65 और बंगाल में 288 और पश्चिम प्रांत में 17 विद्यालयों की स्थापना की गई। उसके साथ साथ 81 माध्यमिक विद्यालय और 15 शिक्षण संस्थाएं और एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो वुड घोषणा पत्र का ही एक सहयोग और भाग था कि भारतीयों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। अब हम बात करते हैं 1850 में स्त्री शिक्षा ब्रिटिश काल में, जब 1882 में हंटर आयोग की बात करते हैं। हंटर आयोग के अंदर भी महिला शिक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए थे। तो आज हंटर आयोग के बारे में स्त्री शिक्षा और बालिका शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए नारी शिक्षा में क्या क्या आयोग ने सुझाव दिए थे। सबसे पहली बात थी पब्लिक फंड की स्थापना की गई थी। पब्लिक फंड के माध्यम से उसका अधिकांश निवेश महिला शिक्षा पर किया गया था। ये बात अपन करते हैं 1882 की, जिस समय हंटर आयोग लागू हुआ था। उस समय देशी शिक्षा को बढ़ावा न दे करके अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि महिलाएं सिर्फ इतनी पढ़े जिससे वो सामान्य कार्य कर सके, महिलाओं को इतना भी ना पढ़ाया जा सके जिससे अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर उनका प्रभाव पड़ सके। इसलिए समय के अनुसार महिलाओं को शिक्षा देने के लिए महिला अध्यापकों की भी नियुक्ति की गई, महिला महाविद्यालय और विद्यालय भी खोले गए और साथ ही साथ महिला प्रशिक्षण महाविद्यालयों की भी स्थापना की गई। आप श्यामपट्ट पर जो देख रहे हो, महिला प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना कब और किस किस स्थान पर कितनी की गई, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन ये देखते हैं कि सन 1902 में महिला महाविद्यालय की स्थापना की संख्या लगभग 12 थी। 12 महिला महाविद्यालय भारत में स्थापित किए गए, जिसमें उद्देश्य 1882 के हंटर आयोग का था कि अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षा दी जाए। और शिक्षा देने के पीछे उनका उद्देश्य था कि शिक्षा सिर्फ सामान्य शिक्षा हो, शिक्षा ऐसी नहीं हो कि महिलाएं अधिक पढ़ लिख करके नौकरी या उच्च पदों पर आसीन हो। सामान्य शिक्षा और सिर्फ बाबू बनाने तक की शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद 468 माध्यमिक विद्यालयों की भी इस समय स्थापना की गई थी, जो एक उच्च शिक्षा के केंद्र रहे थे और उसका माध्यम प्राय अंग्रेजी होता था। उसके साथ साथ महिलाओं को समय समय पर शिक्षक बनने और साथ ही साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 45 प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना की गई थी, जो उस शासन काल की बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 45 प्रशिक्षण केंद्र भारत जैसे देश में स्थापित करना। उसके अलावा दिल्ली जैसे महानगर में लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना की गई। वो धीरे धीरे एक अंग्रेजी महाविद्यालय था। ये एक ऐसा महाविद्यालय था जिसमें महिलाएं पढ़ने के बाद में
अंग्रेज़ों के लिए ही कार्य कर सकती थी। भारत में किसी प्रकार की उनको भारत की उन्नति, विकास या भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसके अलावा इस समय अगर शिक्षा की बात करें तो SNDT की स्थापना मुंबई में की गई थी। ये भी एक अंग्रेजी महाविद्यालय था। एक संस्था के अनुसार वो चलता था। SND का उद्देश्य था महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ना। उसके अलावा इस काल में 1850 में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महिला सन 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन की स्थापना की गई। भारतीय महिला संगठन की स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था, ये मुंबई में भारतीय महिला संगठन बनाया गया था। उसका प्रमुख उद्देश्य था महिलाओं के विकास के लिए समय समय पर कुछ ऐसे प्रावधान करना जिससे महिला शिक्षा में जागरूकता लाई जा सके और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और उस समय एक खास बात ये थी कि सैलेंडर आयोग की स्थापना की गई थी। सैलेंडर आयोग का समय भी एनी बेसेंट की महिला संगठन की स्थापना के आसपास माना जाता है। विशेषकर कई पुस्तकों में 1917 से लेकर 1919 तक के समय को सैलेंडर आयोग माना जाता है। सैलेंडर आयोग की एक खास बात ये थी कि इस आयोग द्वारा 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए पर्दा विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। छोटी छोटी बालिकाओं को छोटे विद्यालय में भेजने के लिए इसका एक प्रावधान था, जिसे पर्दा विद्यालय कहा गया है भारतीय भाषा के अनुसार। इस चीज़ को पूर्ण रूप से याद रखना विद्यार्थियों, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाते हैं कि सैलेंडर आयोग के अंदर जो विद्यालय खोले गए थे उसका नाम क्या था। तो नाम पर्दा विद्यालय था, जिसमें बालिकाओं की आयु 14 से 17 वर्ष थी, जिनको शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद सार्जेंट योजना 1914 में लागू की गई थी। सार्जेंट योजना का उद्देश्य था कि बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के साथ साथ गृह विज्ञान विषय को जोड़ना। आज के समय जो कला सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है तो उसमें कई प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। विशेष करके अंग्रेजों की योजना थी कि भारतीय नारियों को सिर्फ गृह विज्ञान ही ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया जाए, ताकि दूसरी विषय की शिक्षा न प्रदान की जाए। दूसरी विषय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद महिलाएं जागरूक हो जाएगी और जागरूक होने के बाद में वो अपने देश और अपने राज्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर देगी। इस कारण से अंग्रेजों की एक कूटनीति थी कि एक विशेष प्रकार का सार्जेंट योजना आयोग 1914 में 44 में पारित किया गया, जिसमें गृह विज्ञान ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद सन 1946-47 में प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन की संख्या बढ़ करके 5 लाख से 12 लाख हो गई थी, जो एक बहुत ही अच्छी पहल थी। उसके बाद उस शिक्षा क्षेत्र में गति लाने के लिए 1946 और 47 में लगभग 21,479 प्राथमिक विद्यालय और 23,070 माध्यमिक विद्यालय और 4,288 व्यावसायिक विद्यालय और 59 तकनीकी विद्यालय और उसके साथ विज्ञान महाविद्यालय बालिकाओं के लिए भी खोले गए थे। इस समय सहशिक्षा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त था, यानी बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार की शैक्षणिक शिक्षा दी जाए जिसे सहशिक्षा के साथ में जोड़ा जाए। उसके अलावा 1947 में 50% बालिकाएं सहशिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत थी, यानी बालक बालिकाओं को एक साथ पढ़ाने का अवसर प्राप्त भारत में 1947 के बाद ही हुआ, जिसमें 50% बालिकाएं बालकों के साथ में विद्यालय, महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक कक्षा में स्वतंत्र रूप से बैठ करके अध्ययन कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इस स्थान पर उस शिक्षा में गृह विज्ञान और दूसरे ऐसे आर्ट्स के सब्जेक्ट जोड़े जाते थे, जिससे बालिकाएं सिर्फ साक्षर ही हो पाती थी। उन्हें विशेष रूप से किसी विषय वस्तु का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता था। ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति सामान्य थी। जागरूकता लाने के लिए स्त्रियों का अनुपात इतना नहीं था। फिर भी जब भारत आज़ाद हुआ उस समय मात्र 6% स्त्रियां ही शिक्षित थी, जो बड़ा एक दुर्भाग्य है। 1947 के समय में भारत में मात्र 6% महिलाएं शिक्षित थी। वो उसमें से
पिछड़ी जाति की महिलाएं नाम मात्र थी और बाकी राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाएं 1% थी और बाकी सब प्रकार की स्वतंत्रता का उन्हें अधिकार नहीं था। इस कारण से स्त्रियों को तत्कालिक समाज के अनुसार जो अधिकार प्राप्त थे वो कुछ इस प्रकार थे जो स्त्री शिक्षा के समय ब्रिटिश काल से भी प्रदान किए गए थे। स्त्रियों को पिता, भाई, पति, पुत्र के संरक्षण में रहकर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का उपभोग करना होता था, यानी विशेष करके पुरुषों के अधीन रह करके वह कोई भी कार्य कर सकती थी, स्वयं किसी भी क्षेत्र में निर्णय नहीं ले सकती थी। ये सबसे बड़ी कमी थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी महिलाएं स्वतंत्र नहीं होती थी। स्वयं वर चयन करने का अधिकार नहीं था। देखिए 1947 से पूर्व अंग्रेज शासनकाल में वर चयन करने का अधिकार था, लेकिन 1947 के बाद में कोई भी महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार किसी पुरुष का चयन नहीं कर सकती थी। उसके बाद स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता था, अतः पुरुषों की अनुमति प्राप्त करके कार्य करना पड़ता था। हमेशा स्त्रियों को पुरुषों से निम्न मानना और साथ ही साथ पुरुषों की अनुमति के बिना कोई भी स्त्री कार्य नहीं कर सकती थी। बहुत ही जरूरी था कि किसी भी पुरुष की आज्ञा के बिना कोई भी महिला कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। उसके साथ साथ पुरुषों की अनुगामिनी माना जाता था और ऐसा करने वाली स्त्री ही समाज और परिवार की आदर्श मानी जाती, यानी पतिव्रता नारी, पति की आज्ञा का पालन करने वाली महिलाओं को ही ब्रिटिश शासनकाल में मुख्य दर्जा प्राप्त था और आदर्श महिला मानी जाती थी। पति की आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी होता था। उसके साथ और था, जागरूकता के परिणाम स्वरूप स्त्रियों को पढ़ने और राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। धीरे धीरे जैसे महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की, महिलाओं के अंदर जागरूकता आई। जागरूकता के बाद में महिलाओं को राजनीतिक क्रियाकलाप और साथ ही साथ विशेष प्रकार के आयोजनों में भाग लेने की अनुमति प्राप्त हुई और उसके साथ साथ उन्हें कई प्रकार के अधिकार भी दिए गए कि पुरुषों के समक्ष वो भी कई क्षेत्र में निर्णय ले सकती थी और लेने का उसे अधिकार भी प्राप्त था। ये सन 1917 की एनी बेसेंट की अध्यक्षता में जो महिला संगठन की स्थापना की गई थी मुंबई में, उसमें भी इसकी बात पर विचार अधिक से अधिक किया गया था। उसके अलावा और प्रमुख रूप से बातें थी इसमें स्त्री शिक्षा से संबंधित कि स्त्रियों को आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। आर्थिक मामले में किसी प्रकार का निर्णय लेना या स्वविवेक से अर्थ संबंधी निर्णय लेना बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना था कि कोई भी महिला स्वतंत्र रूप से आर्थिक निर्णय नहीं ले सकती थी। उसके अलावा स्त्रियों को पुरुषों की भांति सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने इत्यादि की स्वतंत्रता नहीं थी। जिस प्रकार पुरुष सामाजिक कार्यों में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं, वैसे ही महिलाओं को कभी भी स्वतंत्र रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं हमेशा पुरुषों की आज्ञा के अनुसार ही कोई भी कार्य कर सकती थी। बिना अनुमति अर्थात आज्ञा के वो कुछ भी अपना कार्य नहीं कर सकती थी। अब इसके बाद स्वतंत्र भारत में कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के लिए और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र थे जहां पर शिक्षा तो धीरे धीरे पहुंच गई थी, लेकिन उन महिलाओं के सामने कई प्रकार की समस्या थी, जिस समस्याओं का अपने पूर्व के अध्याय में भी अध्ययन किया है। उसके साथ साथ आज जो भी अपन इस अध्याय में पढ़ रहे हैं उनमें से समस्याओं का भी जिक्र साथ में होगा कि ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा जो थी, उस समय स्त्री शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने समय समय पर जो आयोग और नीतियाँ लागू की थी, उसके बाद भी कई भारत के पिछड़े इलाकों में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त न होने के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था। उसमें से प्रमुख चुनौतियाँ थी जिसका मैं छोटे शब्दों में जिक्र करूंगा, ध्यान देंगे विद्यार्थी। पहली समस्या थी बालक तथा बालिका में लिंग भेद करना। ये अधिकांश एक प्रकार की सामाजिक कुरीति है। आज भी लोग बालिका जन्म को घर में इतना महत्व नहीं देते जितना बालक जन्म को देते। ये परंपरा 1947 से पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में भी थी और आज भी
कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिलता है, जिसका महिलाओं को काफ़ी चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है। बालक बालिका के पालन पोषण तथा रहन सहन इत्यादि में असमानता का भाव। दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जहाँ अक्सर महिलाएं अशिक्षित हैं या अशिक्षित समाज है, उसमें बालक बालिकाओं के रहन सहन और पालन पोषण में भी भेदभाव किया जाता है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में बालिकाओं को पढ़ने के लिए दूर दराज के विद्यालयों और महाविद्यालयों में नहीं भेजा जाता था और न भेजते हैं, लेकिन बालक को उस शिक्षा देने के लिए परिवार अवश्य ही शिक्षा देता है। मानता है कि बालिका पढ़ने के बाद भी दूसरे घर की शोभा होती है और पुरुष एक अगर पढ़ता है तो घर का कल्याण होगा अर्थात घर का सहयोग करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक महिला के पढ़ने से दो परिवार शिक्षित होते हैं। तीसरी बात है बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता महसूस न करना। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ये अनुभव किया जाता है कि बालिका और महिलाओं को पढ़ाना इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है जितना आज के समय में समझा जाता है, क्योंकि बालिकाओं को शिक्षा कम दी जाती है और ऐसी स्थिति में बालिका शिक्षा संबंधी कई प्रावधान भी किए गए, लेकिन अभी तक उनके ऊपर अमल नहीं किया गया है। अगली बात है विद्यार्थियों ध्यान दोगे कि बालिकाओं की शिक्षा में अनर्थकारी मानना और विधवापन इत्यादि से जोड़ना, यानी बालिकाओं की शिक्षा को अनर्थ माना जाता है और अधिकांश जो बालिकाएं विधवा होती है उन्हें भी शिक्षा देने का प्रावधान नहीं होता है और उन्हें घुट घुट कर जिंदगी जीना पड़ता है। यानी कच्ची उम्र में शादी करने के बाद में अगर उसके पति का सर्ववास हो जाता है तो भी शिक्षा की ओर मोड़ने के लिए कोई समाज की तरफ से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास नहीं किया जाता है। उसके अलावा बाल विवाह जो मुख्य रूप से एक समस्या है, ये 1850 में ब्रिटिश काल से पहले भी ये समस्या थी और आज के समय भी ये समस्या विद्यार्थियों है, जिस कारण से बालिका शिक्षा से वंचित रह जाती है। और पहले की सती प्रथा जो पूर्णतः अभी बंद हो गई है राजा राम मोहन राय के सहयोग से, और अभी सती प्रथा पर पाबंद है। लेकिन अगली जो समस्या है, चुनौती है पर्दा प्रथा, जो आज भी ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः पर्दा प्रथा है। तो पर्दा प्रथा के कारण उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा से आज भी वंचित रह रही है। ये एक घोर चुनौती और आज के समाज के लिए समस्या है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह निषेध। अभी भी विधवा को पुनः विवाह करना समाज के अनुसार निषेध माना जाता है। समाज ये चाहता है कि विधवा कभी भी दोबारा विवाह न करे, चाहे वो किसी उम्र में भी उसके पति का देहांत हो जाता है, लेकिन उसकी पुनः विवाह करना स्पष्ट रूप से समाज अहितकर समझता है। ये पूर्णतः गलत है। विधवा पुनः विवाह को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे महिला स्वावलंबन और महिला अपने स्तर पर अपने स्वविवेक से जीवन यापन कर सके। लेकिन समाज में आज भी ये समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है और ब्रिटिश काल में भी यही समस्या थी। स्त्रियों को पुरुष की पूरक मानकर उसे स्वतंत्र अस्तित्व की अवहेलना करना है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर चलने का अधिकार है, लेकिन कई अधिकारों का हनन भी किया जाता है, उसके बराबर उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। स्त्रियों के लिए सामाजिक वातावरण का असुरक्षित होना। प्राचीन काल में जिस समय राजा महाराजाओं का शासन था, उस समय भी सामाजिक माहौल इस प्रकार का था और अभी भी महिलाएं असुरक्षित है। सामाजिक वातावरण असुरक्षित होने के कारण महिला शिक्षा में निरंतर कमी आ रही, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट की कई योजनाओं के अनुसार महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की तत्कालीन परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती है, जिस कारण से महिला शिक्षा के लिए कई बार बजट की व्यवस्था कम होती है, कई बार महिला शिक्षा बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न सरकार द्वारा योजना बनाई जाती है। बालिकाओं को पिता तथा स्त्रियों को पति इत्यादि संपत्ति में किसी प्रकार अधिकार प्राप्त न होना, ये एक विशेष प्रकार की आज की सामाजिक समस्या है कि बालिकाओं को पिता की संपत्ति में और स्त्री को पति के मर जाने के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है, लेकिन अधिकार समाज की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। तो ये भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद महिलाएं इस प्रकार के समस्याओं का सामना करती है। ये था प्यारे विद्यार्थियों आज स्त्री शिक्षा 1850 ब्रिटिश शासनकाल में महिलाओं की स्थिति और शिक्षा से संबंधित क्या क्या अंग्रेजी शासनकाल में प्रावधान किए गए थे, और आज की शिक्षा पद्धति और प्राचीन शिक्षा पद्धति का जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें आज और
पुराने समय में अंतर स्पष्ट होती है। जय हिंद, धन्यवाद।